हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल वालों के लिए, लीनियर अलजेब्रा। बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए पेपर 1 लीनियर अलजेब्रा। रेखिक, जिसका नाम हिंदी में क्या कहते हैं, रेखिक बीजावली। लीनियर अलजेब्रा, इसमें से आपके 3 यूनिट आती है, लेकिन अब की बार सिलेबस क्या है? जो अब की बार सिलेबस है वो कितना है? अब की बार 50% सिलेबस है। कितना सिलेबस है? 50%। इसका मतलब इसमें आपके जो यूनिट है वो आपकी कितनी यूनिट है? इसमें 3 यूनिट कवर होती है। कौन सी यूनिट, कितनी यूनिट कवर होती है? 3 यूनिट कवर होती है। यूनिट कौन कौन सी है इसमें एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यूनिट थर्ड से स्टार्ट होती है। इसमें कितनी यूनिट से स्टार्ट होती है? जो आपकी यूनिट थर्ड है, इसमें यदि अपन इसके सिलेबस की बात करें, तो इसमें यूनिट नंबर 3 आपकी वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि। ठीक है। फिर इसके बाद में यूनिट नंबर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैखिक रूपांतरण। और उसके बाद में यूनिट नंबर 5 आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन मान और आइगन सदिश। आइगन मान तथा आइगन सदिश। आइगन मान तथा आइगन सदिश, ये आपका है। अब इस पेपर में आपकी कितनी यूनिट कवर होती है? 3 यूनिट कवर होती है। एक जो पेपर आपका रिंग थ्योरी है उसमें आपकी 2 यूनिट आती है, 3 यूनिट इसमें आती है। ठीक है, तो मैंने आपको रिंग थ्योरी कवर करवा दी है 1 यूनिट वहां से। अब अपन जो करने वाले हैं इसमें यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 यहाँ से करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, हमारा 3 यूनिट कवर हो जाएगी। कितनी यूनिट कवर हो जाएगी? 3 यूनिट कवर हो जाएगी। और अपने को कितनी यूनिट कवर करनी है? 3 यूनिट ही कवर करनी है, जिसमें हमारा पेपर पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए आपका। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैखिक रूपांतरण। तो देखो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना टॉपिक है। तो पहली डेफिनेशन अपनी आती है रैखिक प्रतिचित्रण या सदिश समष्टि समाकारिता। तो देखो पहली डेफिनेशन लिखते हैं। रैखिक प्रतिचित्रण या सदिश समष्टि समाकारिता। डेफिनेशन समझते जाना। सबसे इजी यूनिट है, दोनों यूनिट आराम से आपको समझ में आ जाएगी। तो इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैपिंग
और वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इस डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि रेखिक प्रतिचित्रण क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं, माना वी एफ तथा वी डैश एफ, माना वी एफ, वी और एफ मिलकर एक सदिश समष्टि बनाते हैं, वी और एफ और वी डैश एफ, ये क्या होगी, दो सदिश समष्टि होगी, दो सदिश समष्टि। माना वी एफ और वी डैश एफ क्या होंगी, दो सदिश समष्टियां, समष्टियां। तब वी एक, तब एक प्रतिचित्रण, तब एक प्रतिचित्रण होगा अपने पास। कैसा प्रतिचित्रण होगा, वी से वी डैश में डिफाइन होगा। किसमें होगा, वी से वी डैश में डिफाइन होगा। पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या डेफिनेशन कहती है। और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहो और इन्हीं नोट्स को क्या करो, वापस रिवाइज करो। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखो वी से वी डैश में, वी से वी डैश में एक रेखिक, एक रेखिक प्रतिचित्रण या रेखिक समाकारिता कहलाता है, रेखिक प्रतिचित्रण या रेखिक रेखिक समाकारिता कहलाता है रेखिक प्रतिचित्रण या रेखिक समाकारिता कहलाता है यदि, पहला पॉइंट ये कहता है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन में अल्फा प्लस बीटा रखने पर वो टी अल्फा, अल्फा के ट्रांसफॉर्मेशन प्लस बीटा के बराबर आता है फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी के लिए, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। दूसरी कंडीशन होती है टी ए अल्फा इक्वल टू ए टी अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, यहाँ पे फॉर ऑल, ये समीकरण सेकंड हो जाएगी, फॉर ऑल, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, फॉर ऑल सेकेंड कंडीशन क्या है अपनी, टी ए अल्फा इक्वल टू ए टी अल्फा के बराबर, जहां पे ए है वो किससे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ का अवयव होगा और जो अल्फा होगा वो किसका अवयव होगा, वी का अवयव होगा। और समीकरण एक और दो को एक साथ में रखने पर एक व दो को एक साथ रखने पर, एक व दो को एक साथ रखने पर टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो यहाँ से अपना हो जाएगा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। इसे क्या कहेंगे, रेखिक रूपांतरण, इसे रेखिक रूपांतरण कहेंगे।
रूपांतरण कहते हैं, रैखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ समझते जाना, देखो क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हमने सिलेबस देख लिया, ये हमारा सिलेबस था कि 3 यूनिट इनके सिलेबस में कवर होगी इस बुक से, लेकिन अपन पढ़ेंगे यहाँ से 2 ही, चौथी और पांचवी। चौथी यूनिट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और पांचवी यूनिट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। फिर हमने यूनिट स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी कि रैखिक प्रतिचित्रण या सदिश समष्टि समकालिता किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछेंगे कि रैखिक प्रतिचित्रण या सदिश समष्टि समकालिता को क्या करो, परिभाषित करो, तब आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो इसमें देखो परिभाषा क्या कहती है कि माना VF और V'(F) दो सदिश समष्टियां होती है। इसमें VF और V'(F) दो क्या होती है, सदिश समष्टि होती है। तब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्रतिचित्रण होता है T, जो डिफाइन किससे होता है, V से V' में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होता है T, ये आपका V का अवयव होता है और ये आपका V' का अवयव। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका डिफाइन होता है। V से V में V' में एक रैखिक प्रतिचित्रण या रैखिक समाकारिता कहलाता है यदि ट्रांसफॉर्मेशन से अल्फा प्लस बीटा, एक यहां से एक अवयव ले अल्फा प्लस बीटा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में रखने पर वो T अल्फा प्लस T बीटा के बराबर होना चाहिए, और दूसरा T A अल्फा इक्वल टू A T अल्फा के बराबर होना चाहिए। अल्फा बीटा तो किससे लिए जाएंगे, यहाँ से अल्फा बीटा तो लिए जाएंगे V से, और जो आपका A होगा, A और B जो अवयव होंगे वो आपके कहां से लिए जाएंगे, वो होंगे आपके फील्ड के अवयव। अब आपने देखो यदि सदिश समष्टि पढ़ते तो आप ये होता है कि VF ये एक सदिश समष्टि कब कहलाता है, सदिश समष्टि कुछ गुणधर्म होते हैं उनको वो फॉलो करता है तो वो सदिश समष्टि होता है। तो ये तो आपका क्या होता है, ये तो सदिश के अवयव होते हैं, ये तो किसके अवयव होते हैं, सदिश के अवयव, और ये होते हैं आपके फील्ड के एलिमेंट, मतलब फील्ड के अवयव। ये आपके क्या होते हैं, फील्ड के अवयव, इन्हें अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन कैसे याद रखनी है कि VF और V'(F) दो सदिश समष्टि है, तब एक प्रतिचित्रण T V से V' में इस प्रकार डिफाइन होता है कि तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, T अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, T अल्फा प्लस T बीटा, जहां अल्फा बीटा किससे बिलोंग करते हैं, बीटा से, अल्फा बीटा किससे बिलोंग करते हैं, V से बिलोंग करते हैं, और T A अल्फा बराबर दूसरी कंडीशन क्या होती है, A T अल्फा। इसका मतलब जो ये कांस्टेंट होता है ना, ये फील्ड का एलिमेंट, ये बाहर आ जाता है। यदि टी बीटा का मान निकाले, सॉरी टी बी अल्फा का मान निकाले तो बी जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों कंडीशन को यदि अपने एक साथ कंबाइन करें तो एक साथ कंबाइन करने पर अपने को मिलेगा टी ए अल्फा प्लस बीटा, टी ए अल्फा प्लस टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। यहाँ पे देखो इन दोनों कंडीशन को यदि एक साथ कंबाइन करेंगे तो अपने को मिलेगा टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, और इसको ही क्या कहते हैं हम, रैखिक रूपांतरण कहते हैं। देखो अभी आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जब अपन इसके एग्जांपल सोल्व करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी डेफिनेशन की हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना है कि यदि किसी को भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना है, रैखिक रूपांतरण सिद्ध करना है, तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर, यदि आप ये सिद्ध करके दिखा देते हो ए टी अल्फा प्लस बी टी अल्फा, तो वो आपका प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, आपका रैखिक रूपांतरण हो जाएगा। जब अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन की कहना क्या चाह रही है डेफिनेशन। तो आप अभी तक ये याद रखो कि VF और V'(F) दो सदिश समष्टि है, तब एक ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से डिफाइन होगा V से V' में, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगी टी अल्फा प्लस बीटा बराबर टी अल्फा प्लस टी बीटा, जहां अल्फा बीटा V से बिलोंग करेंगे, और टी ए अल्फा बराबर हो जाएगा ए टी अल्फा, ये समीकरण सेकंड हो गई, जहां ए बिलोंग करेगा फील्ड का एलिमेंट होगा और अल्फा वो होगा V का अवयव होगा, और फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कंबाइन करने पर अपने को मिलेगा टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, जहां ए बी तो किससे बिलोंग करेंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे, और अल्फा बीटा किससे बिलोंग करेंगे, V से बिलोंग करेंगे। इसको ही अपन क्या कहते हैं, रैखिक रूपांतरण कहते हैं। इसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट है कि इसी रूपांतरण में हम उसको रैखिक प्रतिचित्रण कब कहते हैं, रैखिक प्रतिचित्रण कब कहते हैं, रैखिक समाकारिता कब, रैखिक संकारक कब कहते हैं। तो इनके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज लिख लो ऐसे स्टार लगा के। यदि टी वी से V' में, टी
वी से वी डैश में यदि डिफाइन हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से हो कि वी से वी डैश में क्या हो, डिफाइन हो, और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, आच्छादक हो। आच्छादक का मतलब ऑन टू फंक्शन, और साथ में क्या हो, समाकारिता हो। एक तो क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, एक होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म। आच्छादक को इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू, और समाकारिता को कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। यदि टी वी से वी डैश में डिफाइन हो, और वो आपका एक तो ऑन टू फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, तो आपका जो वी डैश होगा, तब जो वी डैश होगा वो वी का क्या कहलाएगा, समाकारी प्रतिबिंब कहलाएगा। तब वी डैश वी का क्या कहलाएगा, समाकारी प्रतिबिंब, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, डेफिनेशन आपको सिर्फ इसकी पूछेंगे कि रैखिक प्रतिचित्रण लीनियर मैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको बताना होगा। फिर वी से वी डैश में एक फंक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन इस प्रकार से है कि टी अल्फा प्लस बीटा बराबर टी अल्फा प्लस बीटा, टी अल्फा बराबर ए टी अल्फा, और इन दोनों कंडीशन को एक साथ कंबाइन करने पर अपने को मिलती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। यदि टी वी से वी डैश में टी है वो वी से वी डैश में डिफाइन है, और वो आपका आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन और समाकारिता हो। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन जैसे मान लो वी है और ये आपका वी डैश है, इसमें जो अवयव होते हैं आपके वो तो होते हैं इमेज, प्री इमेज, और यहाँ पे आपका क्या होता है, अवयव इमेज होती है। प्री इमेज पूरे प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब होता है। जैसे कोई अवयव है इसका यहाँ पे प्रतिबिंब है, यहाँ पे कोई अवयव है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे, तो ये इसका प्री इमेज कहलाती है। तो आपको ये बोल रहा है कि आच्छादक का मतलब कोई भी फंक्शन है, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ऑन टू कब होता है, जब एक अवयव यहां से ले और इसके लिए अपने पास क्या हो, प्री इमेज अवेलेबल हो। इमेज के लिए क्या हो, अपने पास प्री इमेज अवेलेबल हो। जैसे मान लो ये हो, जैसे ये मान लो ये टू है या ए है और ये बी है, तो इस बी के लिए अपने पास क्या हो, देयर एग्जिस्ट, इस बी के लिए अपने पास क्या हो, एक प्री इमेज हो, तब अपन फंक्शन क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। इनके लिए सारे के लिए अपने पास यदि वी सेट में क्या हो, प्री इमेज हो, तब अपन कहेंगे कि वो अवयव क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आपका ऑन टू होता है। आपने 12th क्लास में ऑन टू की परिभाषा पढ़ी होगी कि वी इमेज के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए पहले। तो प्री इमेज यदि उसके पास है तभी फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो देखो अगली डेफिनेशन क्या कहती है, ये तो आपका तब वी डैश है वो वी का क्या हो जाएगा, समाकारी प्रतिबिंब। अब यदि टी है वो वी एफ से, टी है वो वी से वी में एक प्रतिचित्रण है, तब यदि वी से वी में ही प्रतिचित्रण हो, मतलब दोनों सेम हो, डोमेन भी सेम हो और को डोमेन भी सेम हो। अगला पॉइंट लिखो, यदि टी वी से वी में डिफाइन हो, उसी सेट से उसी सेट का उसी सेट में डिफाइन हो, वी से क्या हो, वी में ही डिफाइन हो, तब ये ऐसे लिख सकते हैं, पूरी थ्योरी लिखना चाहो तो। टी वी से वी में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है, अर्थात टी वी से वी में डिफाइन है, तो टी क्या कहलाता है आपका, फिर वी पर एक रैखिक प्रतिचित्रण कहलाता है। टी वी का एक रैखिक संकारक कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर है।
लीनियर ऑपरेटर। यदि V से V में डिफाइन एक रेखिक लीनियर मैपिंग होती है ना, तब वो जो T होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, रेखिक संकारक कहलाता है। फिर लास्ट पॉइंट इसका, यदि मान लो T है वो VF, यदि T VF से FF में, V से F में डिफाइन हो, FF का मतलब यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट होता है, एक रेखिक प्रतिचित्रण हो, प्रतिचित्रण अर्थात T है वो V से किस में डिफाइन हो, F में डिफाइन हो। T है वो V से किस में डिफाइन हो, F में डिफाइन हो। तो T है वो जब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मैपिंग होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, रेखिक फलनी कहलाती है। रेखिक फलन का मतलब होता है लीनियर फंक्शनल। ये आपकी डेफिनेशन थी। यहां समझो, देखो दोबारा, आपको समझ में नहीं आई होगी। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो अपनी क्या थी, रेखिक रूपांतरण की। उसके लिए क्या है कि टी है वो वी से किस में डिफाइन है, वी डैश में डिफाइन है। टी वी से वी डैश में डिफाइन इस प्रकार है कि टी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, टी अल्फा प्लस टी बीटा। जो अल्फा और बीटा है वो किसके अवयव होंगे, वी के अवयव होंगे। और टी ए अल्फा बराबर क्या होता है, ए टी अल्फा। यदि इन दोनों कंडीशन को अपन एक साथ कंबाइन करें, तब आपकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगी ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। यदि v से v डैश में डिफाइन हो और वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, आच्छादक भी हो, ऑनटू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, तब जो v डैश होता है वो आपका क्या कहलाता है, तब v डैश v का क्या कहलाता है, समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है। तब v डैश v का क्या कहलाता है, समाकारी प्रतिबिंब। यदि t है वो v से v में डिफाइन हो, v से किस में डिफाइन हो, v में डिफाइन हो, ना कि v डैश में। यदि t है वो v से v डैश में, v से v में डिफाइन होता है, तब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसको क्या नाम कहते हैं, तब उसका नाम होता है रेखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर। अरे भाई इसका नाम ही है बस, इसको क्या कहेंगे, टी को। यदि ऐसा हो तब, यदि ऐसी कंडीशन बना तो उसको आप क्या नाम देंगे, और यदि ऐसी कंडीशन होगी वो वी से वी में डिफाइन हो, तब उसको टी को, तब ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसका नाम रेखिक संकारक होता है। अब यदि मान लो टी है वो किससे डिफाइन हो, वी से एफ में डिफाइन हो, तब इस टी को क्या नाम देते हैं, तब रेखिक फलन कहते हैं, लीनियर फंक्शनल कहते हैं, लीनियर फंक्शनल कहते हैं। ये क्या है, डेफिनेशन है कि यदि टी वी से वी में डिफाइन हो तो क्या कहते हैं, टी वी से एफ में डिफाइन हो तो क्या नाम कहते हैं उसको। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है आपकी। यदि पूछ ले जाए कि आपको कोई नॉर्मल जनरल के लिए भी कि रेखिक फलन किसे को कहेंगे बताओ, तो आप कहोगे कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कि जो वी से किस में डिफाइन हो, एफ में डिफाइन हो। मतलब वी तो होता है इसमें वेक्टर के अवयव, और इसमें एफ क्या होते हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं। तो टी यदि वी से एफ में डिफाइन हो, तब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपका लीनियर फंक्शनल होगा। और जब टी है वो वी से किस में डिफाइन हो, वी में डिफाइन हो, तब वो क्या कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। आपको पूछ लिया जाए कि लीनियर ऑपरेटर में और लीनियर फंक्शनल में क्या डिफरेंस है बताओ। आपको कोई जनरली पूछ लिया जाए कि लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शनल में क्या डिफरेंस है, तब आप कहोगे लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शनल तो एक ही है, एक नहीं होता है। टी वी से वी में डिफाइन होता है तो लीनियर ऑपरेटर नाम कहते हैं उसको, और जो वी से एफ में डिफाइन हो, वी से क्या हो, एफ में डिफाइन होता है, वो क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शन कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन हुई। अब एग्जांपल से समझते हैं कि लीनियर ऑपरेटर को जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, देखो इससे आपको और चीजें की डेफिनेशन क्लियर होगी। माना वी एफ और वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है। समष्टि है, तब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वी से किस में डिफाइन है, वी डैश में डिफाइन है। और इस प्रकार से डिफाइन है कि टी अल्फा इक्वल टू
जीरो मिलता है। फोर अल्फा बिलोंग्स टू वी, वी से क्या है, वी डैश में एक रैखिक प्रतिचित्रण, वी डैश में रैखिक प्रतिचित्रण है आप, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आपको प्रूव करना है कि एक प्रतिचित्रण है या नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन किस हिसाब से करेंगे, यहाँ समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार के मैं आपको 4 से 5 एग्जांपल कराऊंगा, उससे आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वी एफ और वी डैश एफ दो सदिश समष्टि हैं आपके पास, ये रखी है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन किस हिसाब से डिफाइन कर रखा है, टी वी से वी डैश में आपको डिफाइन कर रखा है। टी अल्फा रखने पर क्या मिलेगा अपने को, जीरो, जहां अल्फा किससे बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा। आपको बता रहा है कि वी से वी डैश में एक रैखिक प्रतिचित्रण है। तो देखो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, चूंकि आपको रैखिक प्रतिचित्रण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना है, तो आपको पता है कि दो अवयव लेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर, अपने ये सिद्ध करके दिखा देंगे कि टी अल्फा प्लस टी बीटा के बराबर, ये सिद्ध करके दिखा देंगे। तो वो फंक्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो चूंकि पहले थोड़ा लिखते हैं, जो दिया होता है वो लिखते हैं, टी वी से वी डैश में डिफाइन है, टी वी से वी डैश में डिफाइन है, वी से वी डैश में, तथा चूंकि लिखते हैं, चूंकि अब दो अवयव लेने होते हैं अपने को क्या प्रूव करके दिखाना है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ये प्रूव करके दिखाना है ना अपने को। तो देखो कैसे, ए और बी किससे बिलोंग होते हैं बताओ, ए और बी किससे बिलोंग होते हैं, और अल्फा बीटा किससे बिलोंग करते हैं, ए बी तो क्या होते हैं, चूंकि ए और बी तो किसे लेते हैं, फील्ड के अवयव होते हैं, ए और बी तो क्या होते हैं, फील्ड के अवयव होते हैं। और अल्फा और बीटा किससे बिलोंग करता है, अल्फा और बीटा किससे बिलोंग करते हैं, वी से बिलोंग करते हैं। ए और बी तो किससे बिलोंग करेंगे, फील्ड के अवयव होंगे, और अल्फा और बीटा किससे बिलोंग करेंगे, आपके वी से बिलोंग करेंगे। अब अपने को जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं। अब टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर क्या होता है, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अब यहां समझना, देखो अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए जो भी अवयव अपन वी से लेंगे उन सब के लिए अपने पास ये कंडीशन होगी, टी अल्फा रखने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपने पास, ये कंडीशन हटा देते हैं यहां से, यदि अपन क्या रखें, चूंकि अल्फा यदि वी से लेते हैं तब अपने को कंडीशन क्या मिलती है, टी अल्फा इक्वल टू जीरो मिलता है। ये अल्फा प्रत्येक ओल, इसका मतलब होता है ओल अल्फा बिलोंग्स टू वी, जितने भी अल्फा उसमें बिलोंग करेंगे वो सारे के लिए टी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसका मतलब यदि बीटा भी मैं वी से बिलोंग करवाता हूं, यदि एक अभी और लेता हूं बीटा, तो इसके लिए भी कंडीशन होल्ड होगी, ये टी बीटा बराबर भी जीरो होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन को रख देंगे। तो टी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, जीरो, और बी ये भी जीरो। तो यहाँ पे टी ए अल्फा रखने पर अपने पास टी ए अल्फा प्लस बी बीटा रखने पर क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो, जीरो। अपने पास ये तो कंडीशन थी, टी अल्फा बराबर क्या दे रखा था, जीरो दे रखा था। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर भी क्या सिद्ध कर दिया, जीरो सिद्ध कर दिया। इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, शून्य प्रतिचित्रण, शून्य रैखिक प्रतिचित्रण कहते हैं इसे, क्योंकि अपने को शून्य मिल गया इसलिए शून्य रैखिक प्रतिचित्रण कहते हैं। अभी देखो एक एग्जांपल से आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, आपको 2-3 एग्जांपल में समझाऊंगा तो उसमें आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अपन आराम से समझते जाएंगे एक एक चीज, और आराम से इन सबको कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। माना
वी एफ सदिश समष्टि है, माना वी एफ क्या है, सदिश समष्टि है, तब वी से वी में डिफाइन है और टी अल्फा रखने पर अपने को क्या मिलता है, अल्फा। मतलब ये कहता है कि टी अल्फा रखने पर अपने को अल्फा मिलता है, तो अपन टी ए अल्फा प्लस बी बीटा रखेंगे तो अपने को क्या मिलना चाहिए, अल्फा ही मिलना चाहिए। तो देखो टी अल्फा रखने पर अल्फा मिलता है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए। वी से वी में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है। तो देखो अब इसको देखो प्रूव करते हैं। इस चीज को तब तक समझ में नहीं आएगा ना आपको कि टी अल्फा रखने पर अपने को वही अवयव वापस मिल रहा है, टी अल्फा रखने पर अपने को क्या मिल रहा है, वही अवयव वापस मिल रहा है, तब आपका क्या होगा, रैखिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है कि जो अल्फा आपका बी से बिलोंग करता है उसमें क्या कर रहा है कि टी अल्फा रखने पर अल्फा मिलेगा। इसका मतलब टी ए अल्फा प्लस बी बीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा, वही ए अल्फा प्लस बी बीटा मिलेगा, यही तो मतलब हुआ। और यदि इसमें हमने जो लास्ट वाला देखा था टी अल्फा रखने पर क्या मिला था, जीरो, इसका मतलब कोई भी अवयव उसमें रख दो ए अल्फा प्लस बी बीटा, अपने को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसमें कह रहा है कि टी अल्फा रखने पर वापस वही अवयव मिलने वाला है, मतलब जो भी अवयव आप रखोगे वही अवयव वापस मिलेगा। तो अपने को टी ए अल्फा प्लस बी बीटा अपन लिखेंगे तो वापस वही अवयव अपने को मिलना चाहिए, तब आपका रैखिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां देखो चूंकि टी वी से बी में क्या एक रैखिक रूपांतरण डिफाइन है और आपको पता है कि वी से बी में है तो वो रैखिक प्रतिचित्रण होता है। तो चूंकि हमने अल्फा और बीटा तो ले लिया किससे, बी से ले लिया, एंड ए और बी किससे ले लिए, एफ से ले लिया, और हमें जो प्रूव करना है उसी को हम लेकर चल रहे हैं। अपने को प्रूव करना है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को लेना है। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होती है, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अपने को ये कह रहा है चूंकि टी अल्फा रखने पर क्या मिलेगा, अल्फा, तो टी बीटा रखूंगा तो क्या मिलेगा, बीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो हमने ए टी में क्या रखा, ए अल्फा प्लस बी बीटा रखा, वापस वही अवयव मिल गया। इसका मतलब इंप्लाइज दैट वी से वी में एक रैखिक प्रतिचित्रण है। और ये किस प्रकार का रैखिक प्रतिचित्रण है, ये रैखिक संकारक है। इसका नाम क्या है, रैखिक संकारक। आपको पता है वी से वी में डिफाइन होता है तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक संकारक, और वी से एफ में डिफाइन होता है तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक फलनिक कहते हैं। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से शायद समझ में आ रहा होगा आपको चीजें। एग्जांपल नंबर 3, माना V3F तथा V2F क्षेत्र F पर दो सदिश समष्टियां हैं, तब एक ट्रांसफॉर्मेशन V3 से V2 में डिफाइन है। और किस प्रकार से डिफाइन है, यदि इसमें V3F का मतलब होता है इसमें 3 टपल्स में एलिमेंट होंगे और इसमें 2 टपल्स में एलिमेंट होंगे, A1 A2 A3 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, A1 और A2 2 टपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कह रहा है कि V3 से V2 में क्या है, रैखिक प्रतिचित्रण है। V3 से V2 में क्या है, एक रैखिक प्रतिचित्रण है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, T, लेकिन इसमें T की जगह क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है ना। पाई V3 से क्या डिफाइन कर रखा है, V2 में डिफाइन कर रखा है, V3 से V2 में
डिफाइन कर रखा है सच दैट, और डिफाइन किस प्रकार कर रखा है, पाई A1 A2 A3 रखने पर अपने को क्या मिलेगा, टू टपल्स में इसमें अवयव A1 A2 में मिलेगा। तो यहां देखो अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या निकालना है, अब ये जो एक अवयव है ना, एक अवयव है V3 में, एक अवयव है A1 A2 A3, और अपन जो निकालना है, जहां अल्फा बराबर आपको डिफाइन कर रखा है कि जो अल्फा है ना, यहाँ पे जो अवयव है वो किस प्रकार से लिया गया है कि एक अल्फा जो लिया गया है A1 A2 A3 बराबर अपने को मिलेगा A1 A2, और जहां अल्फा और बीटा क्या दे रखा है अपने को, इसमें आपके डिफाइन नहीं कर रखा, जहां अल्फा बराबर अपने को क्या मिलेगा, जो A1 A2 A3 है ना, ये सारे अवयव ये तो किस में से लिए गए अपने, जहां अल्फा बराबर तो A1 A2 A3 है, और यदि अपन यहाँ बीटा लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, B1 B2 और B3। ठीक है, तो देखो, तो चूंकि A और B तो अपन क्या से लेंगे, F से लेंगे, फील्ड के अवयव होंगे, A और B तो किसे लेंगे, F के अवयव, और अल्फा और बीटा किसे लेंगे हम, वेक्टर से, और जहां अल्फा और बीटा क्या है अपने पास, यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, मिनट इसके ऊपर लिख दिया हमने, इसका मीनिंग समझना, देखो ये चीज समझ में जरूरी है, जहां देखो पाई है एक ट्रांसफॉर्मेशन V3 से V2 में डिफाइन है। पहले तो बात तो समझो, V3 का मतलब क्या होता है, V3 का मतलब होता है कि 3 टपल्स में अवयव होंगे A1 A2 और A3, 3 टपल्स में अवयव होंगे, और V2 का मतलब क्या होंगे, 2 टपल्स में एलिमेंट होंगे। तो 2 टपल्स में किस प्रकार से अवयव होते हैं, A1 A2, इस प्रकार से 2 टपल्स में एलिमेंट होते हैं। पहली बात तो ये समझ आ गई। अब ये कह रहा है कि V3 से किस में डिफाइन है, V2 में डिफाइन है, तो अपन क्या करेंगे, दो अवयव लेंगे, ये तो क्या लेंगे फील्ड से, ये तो क्या होते हैं स्केलर होते हैं, अदिश होते हैं, और अल्फा और बीटा जो अपन अवयव लेंगे V से, तो अल्फा और बीटा किसे लेंगे, V3 से लेंगे, और V3 से ये जो अवयव लेंगे, ये अवयव किस प्रकार से होंगे, अब V3 में अवयव किस प्रकार के हैं, 3 टपल्स में, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा A1 A2 A3, और बीटा में क्या हो जाएगा B1 B2 B3। समझ में आ गया। यहां से जो अवयव लेते हैं अपन V से, जो भी V होता है V3 दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें कितने टपल्स में अवयव है, 3 टपल्स में है, तो इसी प्रकार से क्या होंगे आपके अवयव होंगे। और फिर जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ किस प्रकार से करोगे, पाई ऐसे तो करते हैं A अल्फा प्लस B बीटा, ये तो करते हैं। अब की बार अल्फा के स्थान पर क्या दे रखा है, A1 A2 A3 प्लस B B1 B2 B3, ये दे रखा है, ये तो दे रखा है। समझ में आ रहा है क्या। अब अपन इसको कैसे प्रूव करने हैं, अरे देखो भाई, अपन के जब जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है वो V3 से क्या कर रखा है V2 में, जो दो अवयव लेते हैं अपन अल्फा और बीटा, वो तो किसे लेंगे, इसे लेते हैं। यहाँ पे V हो तो V हो, और V3 हो तो V3। अब V3 का मतलब समझो, V3 का मतलब होता है कि इसमें जो अवयव है ये अल्फा और बीटा, ये 3 टपल्स में अवयव है, तो अल्फा के स्थान पर तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3, और बीटा के स्थान पर हो जाएगा B1 B2 B3। अब अपने को क्या सिद्ध करना होता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ये सिद्ध तो करना होता है कि A अल्फा, A और बीटा लेते हैं अपन फील्ड के अवयव, A अल्फा प्लस B बीटा, ये तो लेते हैं, और क्या सिद्ध कर देते हैं यहाँ से A T अल्फा प्लस B T बीटा, ये तो सिद्ध करते हैं। तो वही अपन इसमें सिद्ध करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 4-5 एग्जाम्पल जितने कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें कैसे करने हैं, और फिर उसके आगे और भी एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं। तो अब इसको ये प्रूव करते हैं। अब देखो, अब इनको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन रखना है टी ए अल्फा, और अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन क्या कर रखा है कि पाई में यदि A1 A2 A3 रखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, A1 A2 के बराबर मिलेगा। तो यहां रखो, देखो पाई
पाई, पाई में जो अवयव रखोगे आप तो वो किस प्रकार से मिलेंगे अपने पास, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, A1 A2 और A3, और इसमें B में क्या कर दो, B1 B2 और B3। प्लस नहीं लगेगा यहाँ पे, सॉरी प्लस लगेगा ना, ये हो गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, A को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और B को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये समझो पाई तो ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसमें जो अवयव रखेंगे, अब अवयव किस प्रकार से है देखो, पहले इनको जोड़ो, अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे इस प्रकार से। पहले तो इनमें क्या करो, पहले टपल में तो पहला अवयव जुड़ जाएगा, तो A1 प्लस B1 जुड़ गया, और दूसरे में A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3 ये जुड़ गया। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना सीखो, ये 3 टपल्स में बन गए ना। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये सिद्ध करना है कि पाई इसको A अल्फा प्लस B बीटा निकाल रहे हैं, फिर हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने इस प्रकार से बना दिया। इस प्रकार से क्यों बनाया पता है, इस प्रकार से ये बनाया है कि अपन के पास अब कितने टपल हो गए, 3 टपल हो गए। अभी पाई का ट्रांसफॉर्मेशन अपन यूज करेंगे। पाई का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहला पढ़ना आना चाहिए। देखो चीजें, पाई में ये कह रहा है कि 3 अवयव है, और 3 अवयव में यदि पाई का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ना, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 अवयव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 अवयव कौन कौन से, पहले और दूसरे में। तो ये जो पाई का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 में कन्वर्ट हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब दोनों को अलग अलग कर लो, इसमें क्या कर दो, यहां से तो क्या आ जाएगा, अब अलग अलग कर दो पहले वाले अवयव के साथ, तो पहला वाले अवयव A1 और A2 इनको अलग कर दो, और B1 प्लस B2 को अलग कर दिया। अब यहां से क्या कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया, तो ये हो गया A1 प्लस A2, और ये हो गया आपके पास B। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो यहां क्या हो गया, A1, एक मिनट रुको, हमने कुछ गलत कर दिया। यहां देखो A1 प्लस B1, और यहाँ पे क्या हो गया A2 प्लस B2। ठीक है, अब देखो पहले वाले टपल्स के है ना अवयव, वो अलग अलग कर दो, A1 A2 प्लस B1 प्लस B2, ये टपल्स में कर दो। यहां तक समझ में आ गया क्या, जैसे हमने साथ में कंबाइंड किया था वैसे हम इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, A कॉमन आ गया, A1 A2, और यहाँ पे क्या हो गया B1 और B2। अब ये क्या बन गया देखो A, और ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर देखो पाई A1 A2 A3 रखने पर A1 A2 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया अपने पास क्या, पाई A1 A2 A3, और ये हो गया अपने पास क्या प्लस B, ये हो गया आपके पास पाई B1 B2 B3। एक बार ध्यान से देख लो आप, वापस रिपीट कर दूंगा, यहां समझो। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा था A1 A2 A3 इक्वल टू क्या कन्वर्ट हो जाता है, A1 और A2। हमने क्या किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन से अल्फा और बीटा 2 अवयव लिए V3 से, और V3 से अपन के अवयव लेने का मतलब हो गया कि 3 टपल्स में अवयव, तो A1 A2 A3 मान लिया इसको, और बीटा बराबर क्या मान लिया, B1 B2 B3। हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना था पाई A अल्फा प्लस B बीटा, ये निकालना था। और ये किसके बराबर सिद्ध करना था, A पाई अल्फा प्लस B पाई बीटा, ये सिद्ध करना था। तो A अल्फा के स्थान पर क्या होता है, A1 A2 A3 माना था, और बीटा के स्थान पर क्या माना था, B1 B2 B3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था A1 A2 A3, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके क्या किया है B2 और B3। अब हमने क्या किया है, पहले टपल में क्या करा है, पहला टपल जोड़ दिया, दूसरे में दूसरा जोड़ दिया, तीसरे में तीसरा जोड़ दिया यहां तक। फिर हमने क्या किया, जो पाई आगे लगा हुआ था वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। वो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि 3 अवयव आपके पास है तो वो किसके बराबर हो जाता है, 2 अवयव के बराबर। फिर हमने A वाले को अलग कर दिया, B वाले को अलग कर दिया, और इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया।
अब आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल 2 और बच रहे हैं उनको करके। ये तो देखो बेसिक है, ये चीजें तो आपके ये लिए क्या है, बेसिक चीजें हम कर रहे हैं। ये यहाँ से हम ये लिख देंगे लास्ट में, और लिख देंगे पहले थोड़ा सा आता है पाई इक्वल टू क्या हो गया, ए पाई, ये तो सिद्ध करना था। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम करने वाले 2 एग्जाम्पल। ये देखो बेसिक है, बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझ में आना जरूरी है। ये समझ में आ गए तो आपके 2 एग्जाम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।